हाँ तो भैया, राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज का आपका प्यारा सा लेक्चर है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट पेरेंट्स नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। ओके, ये आपके यूनिट का नाम है। यूनिट नंबर 3 चल रही थी आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 2 पार्ट और आएंगे। 2 पार्ट किसके आएंगे? शोक के आएंगे। कंप्लीट शोक आपके 2 पार्ट में हो जाएंगे। शोक के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन। तो हम पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि होता क्या है शोक, और हम लेक्चर कैसे लेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दिख रहे हैं, ये क्या है? शोक के टाइप्स। हाइपोवोलेमिक, हाइपोवोलेमिक हो गया। दूसरा हो गया कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक एंड एनाफाइलेटिक। तो हम इस पार्ट 1 में हम करेंगे 2 पॉइंट्स हाइपोवोलेमिक शोक और कार्डियोजेनिक शोक। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम करेंगे, यानी कि कल कल की जो क्लास आएगी उसमें हम ये दोनों टॉपिक देख लेंगे। फिर आपका जो यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके अप्रोक्स 7 के समथिंग आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 3-4 यूनिट और बाकी है, फिर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं शोक के बारे में। व्हाट इज शोक? शोक क्या है? तो शोक को देखें हम। शोक अकर व्हेन द बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यूज डू नॉट रिसीव एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड। जब बॉडी का, जब अपनी बॉडी है या ऑर्गन, बॉडी के जो ऑर्गन और टिश्यू है वो पर्याप्त मात्रा में, डू नॉट रिसीव, पर्याप्त मात्रा में ब्लड का जो फ्लो है वो प्राप्त नहीं करे, डोंट रिसीव एन एडिक्वेट ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? वो होती है शोक की कंडीशन। ठीक है, तो शोक की कंडीशन से आप क्या समझ रहे हो कि सर हम शोक से ये समझ रहे हैं कि जब हमारी बॉडी में जो ऑर्गन और टिश्यू है उनके पास अगर ब्लड ना पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट्स में अगर ब्लड ना पहुंचे, तो वो कंडीशन आती है शोक की। ठीक है सर, आगे क्या है? आगे देखते हैं हम। शोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी एंड कैन रिजल्ट इन सीरियस डैमेज और इवन डेथ। जो शोक है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, और शोक से एक, यहां तक कि उससे डेथ तक हो सकती है। ठीक है, देन फिर आता है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ शोक। तो शोक को हम क्लासिफाइड कर देते हैं किसी 3 टाइप में। शोक को हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला आ गया हाइपोवोलेमिक शोक, दूसरा आ गया कार्डियोजेनिक शोक, और तीसरा आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव शोक। ठीक है, अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव शोक है इसको फर्दर हम 3 टाइप में डिवाइड कर देंगे सब क्लासेस में। कौन कौन सी? एनाफाइलेटिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक और सेप्टिक शोक। ओके, तो ये किसके टाइप हो गए? ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव के। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोवोलेमिक शोक एंड कार्डियोजेनिक शोक। देन जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव शोक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला जो टाइप है, पहली क्लास है हाइपोवोलेमिक शोक। तो नाम से पता चल रहा है हाइपोवोलेमिक शोक। हाइपो मतलब कमी, वोलेमिक मतलब वॉल्यूम की कमी, वॉल्यूम की कमी यानी कि ब्लड की कमी हो जाए। तो देखो क्या लिख रखा है डेफिनेशन में, हाइपोवोलेमिक शोक इज कॉज्ड बाय सीवियर ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। अब देखो वॉल्यूम किसका होता है? वॉल्यूम लिक्विड चीज का होगा भाई, सॉलिड का भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक इज कॉज्ड बाय सीवियर ब्लड एंड फ्लूइड लॉस सच एज फ्रॉम। अच्छा, चलो मान लिया कि भाई हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है और जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाता है। फ्लूइड में कौन कौन से आ गए? फ्लूइड में आपके सब कुछ फ्लूइड आ गया जो भी अपनी बॉडी में फ्लूइड है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है सच एज फ्रॉम द ट्रोमेटिक बॉडीली इंजरी। कारण क्या है इसका? ट्रोमेटिक बॉडीली इंजरी विच मेक द हार्ट अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी, और सीवियर एनीमिया वेयर दिस देयर इज नॉट इनफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। अच्छा, क्या समझे? तो सर हम ये समझ रहे कि हाइपोवोलेमिक शॉक आपने बताया कि सीवियर ब्लड एंड फ्लूइड लॉस हो जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन कैसी कंडीशन होता है? जब ट्रोमेटिक बॉडीली इंजरी हो जाए। तो जब ये इंजरी होगी तब क्या होगा? जो हार्ट है, हृदय है, वो ब्लड को, इनफ ब्लड को पंप करने में अनेबल रहेगा। पर्याप्त मात्रा में ब्लड है वो पंप नहीं कर पाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सीवियर एनीमिया वेयर देयर इज नॉट इनफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी। दूसरी में क्या होता है?
जब सीवियर एनीमिया हो जाता है उस टाइम पे भी हाइपोवोलेमिक शॉक के कंडीशन चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉजेस की, कारण की। तो लॉस अबाउट 1/5 और मोर द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द ब्लड इन योर बॉडी कॉजेज हाइपोवोलेमिक शॉक। 1/5 मतलब 1/5 का मतलब है कि 1/5। जब हमारी बॉडी में से 1/5 मतलब कि 5 में से एक हिस्सा अगर ब्लड का लॉस हो जाए तो वो कंडीशन आती है हाइपोवोलेमिक शॉक की। अब 1/5 का मतलब 20% ब्लड, 20% या 20% से ज़्यादा जब लॉस हो जाए तो वो कंडीशन आती है हाइपोवोलेमिक शॉक की। अब ब्लड है किस किस कारण से लॉस हो सकते हैं, ब्लड लॉस के कारण क्या क्या है। तो इसका हो गया तो ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, कोई कट्स वगैरह लग जाए, कट लग जाए तो उससे ब्लीडिंग हो जाए। ब्लीडिंग फ्रॉम अदर इंजरी, कोई दूसरी इंजरी हो जाए, ट्रोमेटिक इंजरी वगैरह, तो उससे भी ब्लड लॉस हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, जीआईटी है तो उसमें भी अगर इंजरी हो जाए तो भी इसके चांसेस रहते हैं ब्लड लॉस के। ओके, देन फिर आता है अपने पास द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इन आवर बॉडी या इन योर बॉडी ऑल्सो में ड्रॉप व्हेन यू लॉस टू मच बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द अदर कॉजेस, दिस कैन बी ड्यू टू। हाँ भाई, एक तो हमने देख लिया कि क्या कारण देखा हमने देखा भी ब्लड का, लेकिन फ्लूइड का देखिए अगर फ्लूइड का कारण तो उसमें बर्न हो गया, डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी, इससे भी आपके हाइपोवोलेमिक शॉक के चांसेस रहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें होगा एंजाइटी, किसी पेशेंट की अगर हाइपोवोलेमिक शॉक से सफ़र है, उसको पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें अब एंजाइटी देखने को मिलेगी, उसके जनरल वीकनेस, रैपिड ब्रीथिंग, अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाएगा वो, डिक्रीज और नो यूरिन आउटपुट। भाई उसमें जब फ्लूइड है ही नहीं, पहली बात तो उसमें जब फ्लूइड है ही नहीं तो उस यूरिन कहाँ से आएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। पेल स्किन कलर, अब पेल स्किन कलर है, एक तो ये एनीमिया के क्या है सिम्टम्स है, पेल स्किन कलर, और यहाँ पे हमने देखा कि क्या सीवियर एनीमिया का हमने देखा, तो ये हो गई। उसको एंजाइटी होगी क्योंकि भाई शॉक हो चुका है, बर्न वगैरह हो चुका है, तो एंजाइटी होगी, फियर रहेगा, उसमें डर का माहौल रहेगा, जनरल वीकनेस रहेगी। क्यों? क्योंकि जब ब्लड का अमाउंट ही कम हो गया, बॉडी से ब्लड का अमाउंट कम हो गया तो वीकनेस तो आएगी, कमजोरी आएगी। अनकॉन्शियसनेस, सीधी सी बात है। तो ये हमने बात कर ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। देन आगे क्या है, ठीक है चलो आगे हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक। जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो वैसे तो अब सीवीडी में आता है सिलेबस में, लेकिन जब हम शॉक यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं अपन। सीवीडी मतलब कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का जो यूनिट है उसमें आएगा ये, लेकिन हम यहाँ पर ही इसको कवर कर लेते हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक एक तरीके से नाम से पता चल रहा है हार्ट से रिलेटेड है ये, कार्डियक आउटपुट वगैरह नाम सुना है आपने, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। तो इसमें देखते हैं अपन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि देखो, कार्डियोजेनिक शॉक टेक प्लेस व्हेन द हार्ट हैज बीन डैमेज्ड। जब क्या हो जाए, हार्ट हैज बीन डैमेज्ड, हार्ट है वो डैमेज हो जाए, सो मच दैट इट इज अनेबल टू सप्लाई इनफ ब्लड टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमने जो शॉक की डेफिनेशन देखी थी, शॉक की डेफिनेशन में हमने देखा था कि शॉक किसे कहते हैं, जब बॉडी के जो ऑर्गन्स है, टिश्यू है, उसमें ब्लड का फ्लो पर्याप्त मात्रा में ना हो, डू नॉट रिसीव एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, यानी कि ब्लड की अगर कमी हो जाए तो वो होता है शॉक। और वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कार्डियोजेनिक शॉक में कि हार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया, जिसके कारण बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसमें इनफ ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, तो ये होता है कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक इसका कॉज देख लेते हैं, कारण क्या है, कॉजेज हो सकता है या फिर ये इटियोलॉजी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, इटियोलॉजी देखें तो इटियोलॉजी में क्या आएगा, द मोस्ट कॉमन कॉज आर सीरियस हार्ट कंडीशन। अब देखो हुआ क्या है, हार्ट डैमेज हुआ है, हार्ट डैमेज हुआ है तो हार्ट से रिलेटेड इसकी क्या आएगी, इटियोलॉजी आएगी। जैसे द मोस्ट कॉमन कॉज आर सीरियस हार्ट कंडीशन,
सीरियस हार्ट कंडीशन, मेनी ऑफ दीज अकर ड्यूरिंग और आफ्टर हार्ट अटैक। इसकी एक कंडीशन क्या आ सकती है, हार्ट अटैक क्या आ सकती है, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन बोलते हैं। अब MI ये पढ़ेगा अपन CVD में। तो क्या कंडीशन हो सकती है इसकी, हार्ट अटैक के कारण ये हो सकता है, पहली चीज। दूसरा कारण क्या है, ब्रेकिंग ओपन या रेप्चर ऑफ द हार्ट मसल्स ड्यू टू डैमेज फ्रॉम हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कारण जो हार्ट के मसल्स है, हार्ट की जो मसल्स है वो डैमेज हो जाए। जब हार्ट की मसल डैमेज हो जाएगी तो वो उसका क्या है, अफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि वो इनफ ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, टीयर और रप्चर, टीयर और रप्चर ऑफ द मसल्स और टेंडन्स दैट सपोर्ट द हार्ट वाल्व स्पेशली मिट्रल वाल्व। अच्छा, जो हार्ट के वाल्व होते हैं, ठीक है, जो हार्ट के क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, वाल्व, तो उसकी जो मसल्स होती है वो अगर रेप्चर हो जाए तो भी आपके कार्डियोजेनिक शॉक के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है टीयर और रप्चर, यानी कि नष्ट हो जाए ऑफ द वाल, वाल दीवार है वो नष्ट डैमेज हो जाए बिटवीन लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। अगर ये दीवार है, ये अगर ये डैमेज हो जाए तो भी चांसेस रहते हैं। ये वाल्व है यहाँ पर, ये अगर डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए, तो भी इसके चांसेस रहते हैं। हार्ट की जो मसल्स है ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर डैमेज हो तो वो आएगा आपके, वो कार्डियोजेनिक शॉक को अफेक्ट करेगा, कार्डियोजेनिक शॉक का कारण बनेगा। ठीक है, हार्ट डैमेज हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक अकर व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप एज मच ब्लड एज द बॉडी नीड्स। भाई कार्डियोजेनिक शॉक अभी बताया मैंने, कार्डियोजेनिक शॉक क्यों होता है, जब हार्ट है वो अनेबल हो इनफ ब्लड पंप करने में, पर्याप्त ब्लड को पंप करने में अनेबल हो, तब होता है कार्डियोजेनिक शॉक। इट कैन हैपन इवन इफ देयर हैज नॉट बीन ए हार्ट अटैक इफ वन ऑफ दिस प्रॉब्लम अकर व्हेन यू आर हार्ट। अच्छा, अगर क्या है, हार्ट अटैक ना हो, अगर किसी पेशेंट को MI ना हुआ हो, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का या हार्ट का अटैक ना हुआ हो, तो उसके अलावा भी अगर इनमें से कोई अगर कारण उपस्थित हो, इनमें से अगर कोई प्रेजेंस हो और वो इनफ ब्लड ट्रांसफर नहीं कर रहा है, पंप नहीं कर रहा है, तो उसको शॉक के चांसेस रहते हैं। सिम्टम्स देख लेते अपन, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें आ गया सबसे पहले चेस्ट पेन। भाई हमने देखा कि जो MI का जो पेशेंट होता है उसका भी सिम्टम्स चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन हो गया, कोमा हो गया, पेशेंट है वो कोमा में जा सकता है। डिक्रीज यूरिनेशन, यूरिनेशन है, यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा, शॉक में यूरिन आउटपुट कम होगा। ठीक है। फास्ट ब्रीथिंग, फास्ट बोल सकते हैं, रेपिडली बोल सकते हैं, दोनों में सेम है। हाइपोवोलेमिक में भी यही है। हेवी स्वेटिंग, पसीने ज़्यादा आएंगे उसको। लॉस ऑफ एबिलिटी टू कंसंट्रेट, एकाग्रता की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी उसकी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वो किसी भी काम में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया। स्किन दैट फील कूल टू द टच, जब हम उस पेशेंट की स्किन को टच करते हैं तो हमें ठंडा फील होता है, उसका मतलब कि कूल है उसकी स्किन, ठंडी लगेगी मतलब उसकी। मॉइस्चर, पेल स्किन कलर, ये हमने देखा ये भी एनीमिया वाला में। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कार्डियोजेनिक शॉक का जो ट्रीटमेंट होता है, कार्डियोजेनिक शॉक इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है सर, एक क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। यू विल नीड टू स्टे इन हॉस्पिटल, आपको जरूरत पड़ सकती है, उस पेशेंट को जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए, हॉस्पिटल में रुकने की उसको नीड हो सकती है। मोस्ट ऑफन इसका जो पेशेंट है वो इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU में एडमिट होता है। ठीक है, और उसका जो गोल क्या होता है, उसका गोल होता है कि ट्रीटमेंट इज टू फाइंड एंड ट्रीट द कॉज ऑफ शॉक टू सेव योर लाइफ। जो पेशेंट है उसके जो ट्रीटमेंट, उस हमारा गोल क्या है भाई, हमारा गोल ये है कि जो उसका कारण है उसको फाइंड करना, उसको ट्रीटमेंट करना। पेन मेडिसिन देंगे, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है तो पेन मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स। ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, फ्लूइड, IV फ्लूइड देंगे उसको, ब्लड चढ़ाएंगे अगर नीड है तो, ब्लड होगा, ब्लड के प्रोडक्ट हो गए जैसे कि RBC, WBC, हीमोग्लोबिन वगैरह, जो भी उसको नीड है वो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे IV फ्लूइड के द्वारा। ओके,
नेक्स्ट आता है आपके पास न्यूरोजेनिक शॉक, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूरोजेनिक शॉक और एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में। ओके, आज के लिए इतना ही। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल चुके हैं इस लेक्चर के पहले वाले के, ठीक है। इस लेक्चर के भी ये खत्म हुआ और ये पूरी यूनिट आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कुछ चाहिए हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।